हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमें बताता है कि एंशिएंट टाइम में लोग राजा कैसे बने या फिर जो रिपब्लिक्स बने वो कैसे बने। कुल मिलाकर के सरकारें जो है कैसे बनी, कैसे जो है हम एक पूरे गवर्निंग सिस्टम में आए, ये चैप्टर ये बताने की कोशिश है। तो आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। पहला टॉपिक है हाउ सम मैन बिकेम रूलर। याद रखिए यहाँ मैन ही लिखा, क्योंकि कभी भी जो है विमेन बहुत रेयर केस में ही जो है महिलाओं को पावर दी गई कि रूलिंग पावर, और मोस्ट ऑफ केस में मेल को प्रेफर किया गया, माना जाता था वो ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए यहाँ मैन बिकेम रूलर, विमेन नहीं लिखा। ठीक है, अब हम आते हैं कैसे हुआ। तो आपने जो है जानवरों को देखा होगा, कुत्तों को झुंड में देखा होगा, बंदरों को झुंड में देखा होगा, और ये बहुत सारे जानवर जो हमेशा झुंड में रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? होता क्या है कि जब हम ग्रुप में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। एडिशनली अगर हम ग्रुप में हैं तो मिलजुल करके जो है हम अपने किसी बड़े शिकार पर हमला कर सकते हैं और कुछ बड़े काम कर सकते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही था। इंसान भी समूह में रहता था, जिनको जन कहा जाता था। इंसानों का जो इंडिया में जो ग्रुप है उनको जन कहा जाता था। अब ये लोग करते क्या, अच्छा किसी भी टीम में क्या होता है, कोई भी ग्रुप होता है उसका एक लीडर होता है जो डिसाइड करता है कि हमें खेलना है, हमें जाके झगड़ा करना है, या फिर हमें कोई एक एक्शन लेना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऐसे ही ये जो लीडर होता है उसका आपस में ही वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है, तुमको हम लीडर बना रहे हैं, तुम ये काम जो है करो और बाकी लोगों की हेल्प करो। तो कुछ हद तक 3000 साल पहले की कहानी भी ऐसी ही थी कि जो लोगों का समूह था जिसको जन कहते थे, वो लोग आपस में ही जो है किसी एक पावरफुल कैपेबल आदमी को राजा के तौर पर चुन लेते थे। याद रखिए, एक तरह का इलेक्शन हो जाता था। बट धीरे धीरे ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब होने लगा कि राजा लोग जो है बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म कर लें। रिचुअल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, जैसे हमारी जो ग्रुप के इवेंट्स होते हैं उसमें कई बार लोग मना कर देते हैं, नहीं हम तुमको नहीं मानते, तुम भले लीडर कुछ भी कहे तो लोग उसकी बात मानने से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं तुम बकवास कर रहे हो, हमको तुम्हारी बात नहीं माननी, हमको अपना काम अपने तरीके से करना है। तो ऐसे केस में लोगों में डिसिप्लिन आए, इसके लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बाद ये कहा जाता था कि जो राजा है उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं, तो ऐसे केस में आपको उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइन पावर है। अब ये अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था, तो सबसे पहले एक घोड़े को फ्री छोड़ दिया था, उसका पूजा पाठ कर दिया और उसको ओपन छोड़ दिया गया कि तुम घूमो। वो घोड़ा जहाँ उस घोड़े की प्रोटेक्शन के लिए पीछे जो है उस राजा के सैनिक चलते थे। वो घोड़ा जहाँ तक फ्री बिना किसी जो है प्रॉब्लम के आगे बढ़ता जाता था, वो सारा एरिया राजा के कंट्रोल में माना जाता था। अगर कोई राजा इस पूजा करने वाले राजा की बात नहीं मानता था, उसको लगता था कि नहीं हमको इसका ऑर्डर नहीं फॉलो करना, तो वो उस घोड़े को रोकता था और दोनों में लड़ाई होती थी। अगर अश्वमेध करने वाला राजा जीत गया तो इट मीन्स ये एरिया भी उसके कंट्रोल में आ गया। इस तरह से घोड़ा जिस एरिया से बिना किसी प्रॉब्लम के घूम के चलाया, वो सारा एरिया जो है राजा के कंट्रोल में आ जाता था। इसके बाद घोड़ा जब वापस आता था तो उसके बाद कुछ ट्रेंड जो है पृष्ठ होते थे जो उसका जो है पूजा पाठ करते थे, जिनको गिफ्ट मिलता था, और बाद में घोड़े का सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, उसको जो है अग्निकुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद जो भी लोग कुछ और भी फंक्शंस होते थे, जैसे कि जो भी उसके साथ के लोग होते थे, मतलब और जो लोग जिन लोगों ने उस राजा के अंडर रहना स्वीकार किया होता था, वो सारे लोग इस फेस्टिवल में आते थे। उनको जो है गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था। जो राजा था उसको जो एक स्पेशल सीट, राज सिंहासन दिया जाता था, जो अक्सर टाइगर स्किन की बनी होती थी। ऐसा माना जाता था कि टाइगर स्किन पे बैठेगा तो जो है वो उसके अंदर टाइगर की क्वालिटी आएगी। उसका जो सारथी होता था, जो कि रथ चला करके राजा को ले गया था, बेसिकली वो बेहतरीन सिंगर्स होते थे और राजा के युद्ध कला की, जैसे जो लड़ाई है कि है कितना महान है, उसके ग्लोरी के बारे में खूब सारे गीत गाता था। एडिशनली कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स भी होते थे जो उसकी वाइफ और उसके बच्चों को परफॉर्म करना होता था। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम होता था। कुछ और भी इवेंट्स थे, जैसे देश भर की सभी पवित्र नदियों का पानी जो है ला करके राजा के ऊपर डाला जाता था, और इस तरह से दिखाने की कोशिश होती थी कि राजा के अंदर जो डिवाइन क्वालिटी आ गई है, गॉड की जो है गॉड की शैडो उसके अंदर आ चुका है, भगवान की क्वालिटी उसके अंदर आ गई है। इसलिए अब कोई भी आदमी जो है राजा का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उसको दंड देंगे।
एडिशनली कुछ कॉमन लोग जिनके लिए टर्म आ रहा विश आज के दौर में वैश्य बिजनेसमैन के लिए आता है, बट उस दौर में वो कॉमन लोगों के लिए था। ये लोग भी जो है राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आते थे। सिर्फ एक कम्युनिटी इस पूजा में इन्वॉल्व नहीं थी, शूद्राज। उनको कहा गया था कि नहीं, आप इस तरह के किसी भी जो है रिचुअल से आप दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ण सिस्टम पे, क्योंकि अभी हमारे सामने जो है कई तरह के लोग आ गए। अब हम ब्राह्मणों ने, जो उस दौर के सबसे स्कॉलर लोग थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, उन्होंने पूरे सोसाइटी को कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। बेसिकली उनकी 4 किताबें रही है। जो अर्ली एज है उसको वैदिक एज बोलते हैं, उनके अंडर 4 किताबें लिखी गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 फेमस किताबें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 किताबें जो है फेमस किताबें जो है उन्होंने लिखी, और जिसमें ये सारे मंत्र और डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहीं पर जो वर्ण सिस्टम का भी जो है डिटेल मिलता है। अब ये वर्ण सिस्टम क्या था? पहली चीज़, सोसाइटी में चूँकि जैसे जैसे जो है डेवलप हो रही है, तो कई तरह के लोग उभर के आ रहे हैं। जैसे कि इसमें प्रेस्ट थे, वॉरियर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर थे, ट्रेडर थे, क्राफ्ट वर्कर थे, लेबर थे, फिशर थे, फॉरेस्ट पीपल थे। तो इस तरह के लोगों को उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितना? 4। अब ये 4 कैटेगरी में कौन कौन थे? फर्स्ट कैटेगरी है ब्राह्मण्स की। ये जो है सबसे टॉप लेवल माने जाते थे, और इनको ये राइट दिया गया था कि आप वेद को पढ़ सकते हो, पूजा पाठ करवा सकते हो और दान ले सकते हो। देने की बात नहीं कही, इन्होंने कहा कि आप डोनेशन ले सकते हो, पूजा पाठ करवाओगे, एजुकेशन दोगे और वेद पढ़ोगे। सेकंड कैटेगरी थी, वो थी क्षत्रिय, रूलर्स क्लास। तो बेसिकली इनका काम था लड़ाई करना और जो है रूल करना। आप युद्ध में लड़ाई लड़ोगे और जो अपने लोगों की सिक्योरिटी करोगे। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ वैश्य। वैश्य एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी थी, इसमें फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे। ये सारे लोग जो है देश की असली इकोनॉमी थे, क्योंकि यही लोग पैसे जनरेट करते थे और इनको भी पूजा पाठ करने का अधिकार था। अगेन जो क्षत्रिय हैं वो भी पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण्स इनको पूजा करवाते थे। जो चौथी कैटेगरी है दैट वर शूद्राज। शूद्राज सोसाइटी का सबसे लोअर सेक्शन था, जिनको किसी भी तरह की पूजा पाठ के लिए अलाउ नहीं था। एडिशनली शूद्राज का काम यह था कि आपको बाकी 3 अपर कास्ट की सेवा करनी है, उनके लिए वर्क करना है। मतलब उनके घर की साफ़ सफाई, सड़कों की साफ़ सफाई, कई ऐसे भी काम थे जो कि जो है अपर कास्ट के लोग नहीं करना चाहते थे, तो वो काम इनको दिया गया था। एडिशनली विमेन और शूद्राज को वेद पढ़ने से मना किया गया था। तो इस तरह से ये जो 4 लेवल थे, उन्होंने जो है लेवल बना दिए गए। सबसे टॉप पे उन्होंने खुद को ब्राह्मण खुद को कहा, सेकंड लेवल पे उन्होंने क्षत्रियों को कहा, थर्ड लेवल पे जो है वैश्यों को कहा, चौथे लेवल पे उन्होंने शूद्रों को कहा। इसके बाद एक और नई कैटेगरी निकल के आती है दैट इज़ अनटचेबल। ये बेसिकली ऐसे काम करते थे जिनको बहुत ज़्यादा गंदा माना जाता था, इसी कारण इनको सोसाइटी से एकदम बाहर रखा जाता था। अब ये कौन थे? तो बेसिकली जो डेड बॉडीज़ को जलाने वाले थे, जो गंदगी साफ़ करने वाले थे। तो बेसिकली चूँकि स्टार्टिंग रीजन जो है स्वच्छता के साथ शुरू हुआ, बाद में इस चीज़ को शुद्धता से जोड़ दिया गया और कहा गया कि ये लोग जो है इतने गंदे हैं कि इनको टच करना भी जो है गलत है। खैर आज के दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, बट उस दौर में सोसाइटी ऐसे डिवाइड करती थी। तो वर्ण 4 ही हैं, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी दिखती है जो कि जो है सबसे बुरी कंडीशन में थी। अगेन क्या सारे लोग इस वर्ण सिस्टम को मानते थे? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे लोग थे वो ये कहते थे वर्ण सिस्टम सही नहीं है। कौन कौन थे? कुछ राजाओं को लगता था कि हम पृष्ठ से ऊपर हैं। ब्राह्मण्स क्या कहते थे? पृष्ठ सबसे ऊपर है। जबकि कुछ राजाओं ने कहा कि जो है वो पृष्ठ से ऊपर हैं। कुछ ऐसे भी संत थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बकवास चीज़ें हैं, जिनको ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था वर्ण सिस्टम जो है वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, ये ऑक्यूपेशन के बेस पे होना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण्स ने जो फॉलो किया वो बाय बर्थ था कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही होगा, और एक शूद्र का बेटा चाहे कितना भी पढ़ ले उसको हम ब्राह्मण का कंडीशन स्टेटस हम नहीं देंगे, वो शूद्र का बेटा है तो शूद्र ही होगा। ठीक है, कई सारे इलाके थे जहाँ पर इस तरह के वर्ण सिस्टम को नहीं माना जाता था। जैसे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर कभी भी इस तरह का जो डिफरेंसेस नहीं था और इस तरह के वर्ण सिस्टम जो है नहीं रहे हैं। अब आते हैं जनपद पर। लास्ट टाइम हमने एक टर्म पढ़ा था जन। जन का मतलब क्या? लोगों का समूह। तो जब जनपद की बात आती है तो बेसिकली ये वो एरिया लैंड होता है जहाँ पर जन रहता था। ठीक है, जन पद मतलब पैर, जन मतलब लोग।
तो वो जगह जहाँ पर जो है लोगों के पैर पड़े या फिर लोग वहाँ जाके सेटल हुए, दैट इज़ कॉल्ड जनपद। तो जनपद में का मतलब हो जाता है एक तरह से छोटे छोटे राज्य, ठीक है। जनपद मतलब छोटे छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट्स। अब जब जनपद आता है तो जनपद में कई सारे आते हैं, हस्तिनापुर और भी जो है कई सारे दिल्ली के आसपास, वो अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। अतिरंजन, खेड़ा, इन सब जगहों पर जो छोटे छोटे जो है कस्बों के एविडेंसेस मिलते हैं, जहाँ पर जो है दिल्ली के आसपास हस्तिनापुर और अतिरंजन खेड़ा एटा के आसपास यूपी में ये जगह है। तो यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, तो राइस मिला, व्हीट मिला, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीशम, मस्टर्ड, इन चीज़ों के एविडेंसेस मिले। एडिशनली कैटल और दूसरे कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले। आगे चलते हैं। सब कुछ अर्थन पॉट्स भी मिले, मिट्टी के जो है खूबसूरत बर्तन मिले, जो कि जो है कुछ मोस्ट ऑफ ग्रे कलर में थे और कुछ जो है रेड कलर के भी थे, और कुछ जो है मिट्टी के बर्तनों पे खूबसूरत पेंटिंग की गई थी। इसी कारण उनको पेंटेड ग्रे वेयर करते थे, ग्रे कलर था इसलिए और पेंट किया हुआ था, दैट्स वाई पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये जो है जनपद के जो छोटे छोटे जो गांव मिले हैं, ये वहाँ से जो है ये चीज़ें मिली हैं, जिसमें कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस मिलते हैं, सीड्स के एविडेंसेस मिलते हैं और पेंटेड ग्रे वेयर मिलते हैं, और इन पर बेसिकली लाइन मिले ही है या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मिली हुई है, ठीक है। अब आते हैं महाजनपद। जनपद एक छोटा एरिया, महाजनपद मीन्स बड़ा एरिया। जनपद, महाजनपद, महा का मतलब होता है बड़ा। लगभग 2500 ईयर्स के एगो जो कुछ जनपद जो काफ़ी पावरफुल थे, उन्होंने क्या किया, बाकी जनपद्स पर अटैक करके उनको अपने अंदर मिलाना शुरू किया। जो जनपद थे, क्योंकि उनका एक राजा था, तो उसने क्या किया, दूसरे राज्यों पर अटैक किया, उसको अपने को जो है मिला लिया। तो अब जो जनपद छोटा था, उसने बगल के जनपद पर भी कब्जा कर लिया, तो ये और बड़ा जनपद फिर एक पे कब्जा किया। इस तरह से जो जनपद थे वो अब महाजनपद के रूप में उभरते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो है 16 महाजनपद की डिटेल मिलती है। महाजनपद की खास बात क्या थी, तो ये जो महाजनपद हैं, इनके पास एक अपनी कैपिटल सिटी है, बेसिकली ये फोर्टिफाइड है, जो इनके पास बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ब्रिक्स, स्टोन, इन सब चीज़ों से बनी हुई है। यहाँ पर जो है कुछ फेमस महाजनपदों का डिटेल आता है। मगध है, अंग है, वज्जी है, वैशाली है। इसको मैप पे जब लोकेट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं, जिसे हम अच्छे से मैप वर्क कर पाएँ, कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसे लोकेट करना होगा, दैट इज़ मगध। ये हमारा बिहार में आ जाता है, ठीक है। एक अवंती है जो कि मध्य प्रदेश में आ जाता है। कलिंगा हमको बाद में मिलेगा। बेसिकली ये दो जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पास क्या क्या है, एक हमको जो है गांधार दिखता है, एक जो है गांधार है जो कि यहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे दिख रहा है। अगेन कुछ और भी छोटे छोटे शहर हैं, ये कुरु, यहाँ पर पांचाल, ये कौशल, मल्ल, ये काशी, बनारस। तो ये सारे जो है अलग अलग महाजनपद हैं जिन्हें हमें जानना है या जिनको जो है पढ़ना है। कुल 16 महाजनपद थे, वैसे बहुत थे। 16 का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है। गांधार में जो है, हाँ ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फोर्ट्स क्यों बने, हमने अभी ये जाना कि जो महाजनपद थे वो फोर्ट्स बनाए हुए थे। अब ये फोर्ट्स क्यों बने, तो फोर्ट्स जो है कई कारणों से बनाए गए। महाजनपद के जो राजा लोग थे उन्होंने फोर्ट्स कई कारणों से बनाए। पहली चीज़, उन्हें यह डर था कि बाहर से अटैक होगा, तो जब हम चारों ओर से किलेबंदी कर देंगे तो काफ़ी हद तक इनको एक सिक्योरिटी मिल जाती थी कि अटैक होगा, सबसे पहले उन्हें को एक बड़ी सी दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, बहुत सारे रूलर्स थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने रिच एंड पावरफुल हैं, वो इसलिए उन्होंने जो है बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए ताकि आने वाली जनरेशन देखे कि हम कितने भव्य और विशाल जो है फोर्ट्स बना सकते हैं। तीसरा रीज़न ये था कि अगर लोग फोर्ट के अंदर रहते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान था। अगर कोई आपके फोर्ट के भीतर है तो उनको कंट्रोल जो है बहुत आसानी से आप कर सकते थे। कैसे, सीधी सी बात है, अगर वो कुछ भी, आपने एक बार गेट बंद कर दिया
तो अंदर अगर कोई बदमाशी करता है वो बाहर भाग नहीं पाएगा, आप इजीली कवर कर लोगे। आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको पता है कि जो भी आदमी अंदर ही है तो आप आराम से उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से फोर्ट उनके लिए मल्टीपर्पज़ बेनिफिशियल थे। अच्छा, फोर्ट के कारण उनकी जो प्लेस था उसकी ऊंचाई बढ़ जाती थी। आप दीवार पे खड़े होकर के देख सकते थे कि दूर से कोई फ़ौज अटैक तो नहीं कर रही। अगर अटैक कर रही है तो आप ऊपर हो तो ऊपर से आप जो है उन पर निशाना लगा सकते हो, उन पर अटैक, आप अंदर कितनी हथियार है, कितना जो है लोग हैं, आप उन सबको ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए जो राजा लोग थे वो फोर्ट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अब एक बड़ा फोर्ट बनाना है तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बड़ी सी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे पत्थर ईंटें चाहिए थे, और इसके लिए काफ़ी सारा पैसा और मेहनत चाहिए थी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्लेव्स बनाए और जो है लोगों को फोर्स किया कि आप हमारे लिए काम करो। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें बची हुई है। अब इसके लिए राजाओं ने बड़ी बड़ी आर्मी बनाई। सीधी सी बात है, इतना बड़ा जो है, अगर आपको एक बड़े इलाके पर रूल करना है, खूब सारे पैसे चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद ये लोग जो है मिल करके नए इलाके पर अटैक करते थे और वहाँ से जो है वहाँ की जो फसल को उठ काट के ले आए, उनका पैसा छीन लिया और इस तरह से और अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो है उन्होंने सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी देना शुरू किया। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों ने ग्रेन्स दिया, कुछ लोगों ने सैलरी दिया, और इस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी फ़ौजें कलेक्ट की। इस फ़ौज से उन्होंने और ज़्यादा लैंड जीते। जब लैंड मिला तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू से उन्होंने और पावरफुल फोर्ट्स बना। इस दौर के जो कॉइन्स हैं उनको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। पंचमार्क कॉइन क्या होता है? तो बेसिकली पंचमार्क कॉइन में ज़्यादा कुछ था नहीं। ये करते क्या थे, मेटल के पीसेस को टुकड़े में तोड़ देते थे और उस पर कोई ना कोई निशान बना देते थे। जैसे आप देख रहे हो, ये कोई स्टैंडर्ड कॉइन का डिज़ाइन नहीं दिख रहा, जस्ट जो है मेटल के टुकड़े को कट किया और उस पर किसी चीज़ से ठोक ठाक करके या पंच करके निशान बना दिया। तो हर एक खास निशान एक खास राजा की पहचान बताता था, इसी कारण इनको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। तो ये राजा लोग जो हैं इन्होंने अपनी एक करेंसी बनाई जिनको जो है उस दौर में पंचमार्क कॉइन कहा गया, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स थे नहीं, जस्ट उनकी पंचिंग की गई थी। तो अब हम देखें क्या था, पहले क्या था, सिंपल लोग रह रहे थे, अब क्या राजा बन गए, उनके कंट्रोल में लोग आ गए, आर्मी आ गई और कॉइन सिस्टम उनके डेवलप हो गया। टैक्स, जैसे ही राजा होता था, टैक्सेस सॉरी, तो अब राजाओं को बड़े बड़े किले बनाने हैं। दूसरी चीज़, उनको जो है बड़ी सी फौज चाहिए। तो ये दोनों चीज़ तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक कि राजा के पास खूब सारा पैसा ना हो। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए राजा लोग जो है रेगुलर टैक्स लेते थे। टैक्सेस कैसे थे? तो जनरली जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन था, जो भी पीजेंट लोग थे, उनके प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था। इट मीन्स कि अगर जो है 6 किलो जो है ग्रेन्स प्रोडक्शन हुआ है 6 kg, तो 6/6 इक्वल टू 1 kg जो है गवर्नमेंट टैक्स ले लेती थी। आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1 kg जो है उसका 1/6 जो है सरकार एज ए टैक्स वसूलती थी। किनसे? किसानों से। जो क्राफ्ट वर्कर्स थे उनको बोला जाता था आप फ्री में काम करो। राजा के, जैसे मान लो राजा के घर बन रहा है तो जो लकड़ी वाले हैं तो उनको बोला जाएगा कि आप लकड़ी का गेट बना दो, जो लोहे वाले हैं तो ठीक है आप हमारे लिए फ्री में मेटल बनाओ। तो इस तरह से हर महीने जो है कुछ दिन आपको राजा के यहाँ फ्री में काम करना होता था क्राफ्ट वर्कर्स को। जो हर्डर्स थे, जानवर चराते थे, उनको कहा गया कि आप जो है हमारे लिए एनिमल लेके आइए या एनिमल प्रोडक्ट्स लेके आइए, मतलब जंगलों से जाके आप जो है हमको मीट के लिए जो है आप जानवर दे दीजिए, एडिशनली आप हमको घी दीजिए, मक्खन दीजिए, एनिमल स्किन दीजिए। इसी तरह से जो बिजनेसमैन थे उन पर जो है कहा गया कि आप जो हमारे लिए गिफ्ट लेके के आइए या फिर जो है हमें प्रोडक्ट्स दीजिए, या कई बार कैश में भी लिया जाता था। एडिशनली जो हंटर गैदरर्स थे या जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनसे कहा जाता था कि आप जंगल से हाथी पकड़ के लेके आइए, जंगल से शहद लेकर के आइए और दूसरी चीज़ें जो है आप हमको ला के दीजिए। इस तरह से राज्य में जो भी लोग रहते थे उनसे कोई ना कोई चीज़ जो है राजा टैक्स के तौर पे ज़रूर लेता था, और इससे जो है उनकी कमाई होती थी, जिसके दम पर वो बड़ी बड़ी सेना और बड़े बड़े जो है फोर्ट जो है वो मैनेज कर पाए।
इस दौर में एग्रीकल्चर में दो बड़े चेंजेज आते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ गया और साम्राज्य जो है, मतलब जो जनपद थे वो महाजनपद बने। ये हम उन्हीं रीजन्स पे आ रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हुए। पहली चीज़ क्या थी कि उन्होंने जो है आयरन प्लाऊ यूज़ करना शुरू किया। पहले क्या था, लकड़ी का प्लाऊ होता था, तो उसके कारण ज़मीन में जो है ज़्यादा गहराई खुदाई नहीं होती थी, तो जो सीड्स क्या थे वो ऊपर ही रह जाते थे और जो है चिड़िया या जानवर खा जाते थे और काफ़ी सारा जो है प्लांट्स उग नहीं पाते थे। जब आयरन प्लाऊ यूज़ होने लगा तो काफ़ी गहरी खुदाई होने लगी, सीड्स काफ़ी अंदर जाने लगे, पानी काफ़ी अंदर तक जाने लगा, इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ गया, पहली चीज़। सेकेंड थिंग क्या था कि जो राइस का जो है या पैडी जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन होने लगा। ट्रांसप्लांटेशन होने के कारण जो है राइस की जो पैदावार है कई गुना बढ़ गया। अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, पुराने दौर में क्या होता था कि खेत में लोग जाते थे, यूं ही जो है धान जो है ऐसे फेंक करके चले आते थे, बाद में बारिश होती थी और कुछ प्लांट उग गए, कुछ चिड़िया खा गई, कुछ बर्बाद हो गए। बट उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, आप एक पिक्चर देखोगे, राइस का एक खेत है, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया और वहाँ पर उस पूरे इलाके को पानी भर दिया और उसमें जो है सीड्स जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट में डाल दिया। इससे आप देखोगे चूँकि इलाका छोटा था, इस कारण उस पूरे इलाके को इन्होंने अच्छे से मैनेज किया, खूब सारा पानी दिया, खूब सारा खाद दे दिया। इसके कारण काफ़ी घने अमाउंट में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने घने अमाउंट में प्लांट उगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे ही होते हैं, उसके बाद इन प्लांट्स को उखाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो एक एक करके जो लेडीज़ हैं और जो लोग हैं ये इन प्लांट्स को उखाड़ रहे हैं। उखाड़ने के बाद जो है वो इनको दूर दूर इलाकों में फिर से लगा रहे हैं। वजह क्या है कि जब प्लांट छोटे होते हैं या फिर जैसे बच्चा छोटा होता है उसकी फूड रिक्वायरमेंट कम होती है, तो आप एक साथ कई सारे बच्चों को पाल सकते हो। लेकिन जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो सबको सफिशिएंट खाना चाहिए, तो सबको सफिशिएंट घर चाहिए, सबको अलग अलग कमरे चाहिए। तो कुछ हद तक ऐसा ही प्रोसेस इनका भी होता है कि पहले एक छोटे नर्सरी में उन्होंने सारे प्लांट्स को एक साथ उगा लिया, उसके बाद जब वो थोड़े थोड़े ग्रो कर गए उसके बाद उन्होंने जो है दूर दूर करके प्लांट्स को लगा दिया। क्योंकि जो है धान को 2 बार में लगाया जाता है, इसी कारण इनको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। आई थिंक जो है अब आपकी ये चीज़ ट्रांसप्लांटेशन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। इस ट्रांसप्लांटेशन के कारण जो प्रोडक्शन था वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा। जब मल्टीपल टाइम से बढ़ा तो किसानों की इनकम बढ़ी, जब किसानों की इनकम बढ़ी तो राजा की इनकम बढ़ी, ठीक है। एडिशनली इस ट्रांसप्लांटेशन वर्क में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण राजाओं ने और ज़्यादा स्लेव्स को कलेक्ट करने शुरू किया, फोर्स करके दूसरे राजाओं पर अटैक किया, जो हार गए उन सबको कब्जा करके खेतों में ला करके झोंक दिया जाता था कि आपको जो इनको दास या दासी कहते थे, जो लड़की हो गई दासी, लड़का मेल हो गया तो दास। तो ये लोग जो है खेतों पे काम करते हैं। क्लोजर लोग मगध हैं। जो भी महाजनपद रहे हैं उनमें मगध बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे महान साम्राज्य रहा है वो मगध साम्राज्य ही रहा है। मगध की खास बात क्या थी तो, और मगध इतना डेवलप क्यों हुआ, इसके पीछे आते हैं कि मगध ही जो है सबसे महान जो है क्यों बन पाया। तो एक बार इसके फैक्टर ध्यान से देखेंगे तो मगध की जो कैपिटल थी दैट इज़ पाटलिपुत्रा। अगर आप पाटलिपुत्रा की लोकेशन देखोगे, साउथ से सोन आ रही है, यहाँ पे गंगा नदी आ रही है, ये दोनों नदियाँ थोड़ा सा जो गड़बड़ करके रखा हुआ, थोड़ा सा चूँकि बहुत साफ पिक्चर नहीं आई है, एक मिनट मैं इसको फिर से थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है मगध की कैपिटल है पाटलिपुत्रा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक साथ जो है 2 नदियाँ आई हैं, बैकग्राउंड पीछे और भी कई सारी नदियाँ हैं, ये सब गंगा की ब्रांचेज हैं जो जा कर के से मिलती हैं। इन नदियों के कारण एक तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती थी, जो शहर था वो जो है पूरी तरह से जो शहर था वो पहली चीज़ 2 साइड से पानी से सिक्योर हो गया था। क्या कि जैसे मान लो ये मगध शहर है तो एक साइड से सोन आ रही है, एक साइड से गंगा आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में इस साइड से और इस साइड से अटैक होने का खतरा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको अटैक का खतरा सिर्फ यहाँ से था, एक साइड से ही था, बट 2 साइड से अटैक का खतरा ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी कि नदियों के कारण ये जो नदियाँ थी ये इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन रास्ता देती थी। उस दौर में जबकि सड़कें थी नहीं, गाड़ियों में जानवरों पे सामान लाद करके ले जाना मुश्किल था, 2 नदियों के कारण, गंगा और सोन नदी के कारण इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ईजी हो गया था, क्योंकि नदी में नाव में सामान डाला, आराम से यहाँ से वहाँ मूव कर गए। सेकेंड रीजन।
तीसरी चीज़ क्या थी कि वहाँ उस शहर में वाटर की सप्लाई सफिशिएंट थी। ये इतनी बड़ी नदियाँ थी जिनका पानी रोका नहीं जा सकता था, तो इनको साल भर सफिशिएंट पानी मिलता था और सर्वाइवल इनके लिए ईजी हो गया। चौथी चीज़, जो बड़ी नदियाँ थी, दोनों नदियाँ, उनके कारण आसपास की लैंड बहुत फर्टाइल थी। जब लैंड फर्टाइल थी तो इसके कारण प्रोडक्शन खूब होता था। प्रोडक्शन खूब हुआ तो किसानों की इनकम बढ़ी, किसानों की इनकम बढ़ी तो राजा की इनकम बढ़ गई। अगेन अब जो मगध का एक बड़ा हिस्सा जो है जंगल वाला इलाका था, और आप देखोगे कि मगध का जो इलाका है बिहार में है, और बिहार के ठीक नीचे आपको जो है झारखंड दिखता है। ठीक है, झारखंड आप देखोगे, जो भी झारखंड का इलाका है, यहाँ तो साफ नहीं दिया, झारखंड आप जानते हो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो माइंस हैं वो इसी बेल्ट में आती है, वो जो है इसी बेल्ट में आती है। तो मगध को यहाँ से काफ़ी सारा जो है लोहा कोयला मिल रहा था, जिससे कि जो है इनको वेपन्स बनाना बहुत आसान हो गया। जंगलों से उनको हाथी मिल जा रहे थे। तो इस तरह से मगध के पास जो है एक महान साम्राज्य बनने के लिए हर वो चीज़ थी। उनके पास मेटल्स थे जिससे वो वेपन्स बना सकते थे, हाथी थे जो युद्ध में लड़ने के काम आ सकते थे, उनके पास चीप ट्रांसपोर्ट था नदियों के द्वारा जिससे जो है उनका बिजनेस बढ़ सकता था, उनके पास फर्टाइल लैंड थी जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मिलता था, 2 भव्य नदियाँ थी जिसके कारण उनका जो है साम्राज्य सुरक्षित था। तो इस तरह से मगध जो है धीरे धीरे बहुत पावरफुल होता गया। एक और बड़ा रीजन था, उनके जो रूलर थे वो भी बड़े पावरफुल थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु, ये बहुत जो है पावरफुल रूलर थे जिन्होंने आसपास के राज्यों पर अटैक करके सबको जीतते चले गए। ऐसे ही एक और राजा था महापद्म नंद, वो भी जो है एक बहुत पावरफुल रूलर था, और वो उसकी सेना इतनी पावरफुल थी कि उसी के टाइम यूरोप से एक राजा था अलेक्जेंडर, हिंदी में उसको सिकंदर बोलते हैं, उसने इंडिया तक अटैक किया। आप उसके मैप पे आते हैं, एक बार अलेक्जेंडर के एरिया को देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, तो वो जो है इस मैसेडोनिया से स्टार्ट करता है और वहाँ से सारे दुनिया को जीतते हुए जो है वो भारत की ओर आता है। और आप देखोगे कि वो भारत के बॉर्डर पे आकर के भारत से जो है यहाँ से लौट जाता है, यहाँ तक आता है और यहाँ से वो लौट जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसको एक दूसरे मैप पे देख लेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। आप देखोगे वो यहाँ तक आता है और यहाँ से वो लौट जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मगध का जो राजा था यहाँ पे वो इतना पावरफुल था कि उसको लगा कि अगर आगे जाएंगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, हो सकता है अब तक हमने जो कुछ भी जीता हो जाते आते हमें सिर्फ बदनामी मिले कि साहब वो इंडिया जाके हार गए। तो इट मीन्स कि जो है मगध अपने आप में बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। मगध की जो है 2 कैपिटल रही है, एक राजगृह राजगाह मिलता है, राजगृह 3 अलग अलग नाम आते हैं। ये एक पहाड़ के ऊपर है और जो बाद में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड पटना। अलेक्जेंडर की कहानी आ गई। अलेक्जेंडर जो है दुनिया के कई पावरफुल जो है राजाओं में से एक था जिसने मैसेडोनिया से अपना काम इस पे आते हैं, मैसेडोनिया से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं। मैसेडोनिया एक छोटा सा राज्य था यहाँ पे, और यहाँ से जो है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसका सपना था कि हम पूरी दुनिया जीतें। वहाँ से जो वो आगे की ओर बढ़ता है, आसपास का पूरा एरिया जीतते हुए जो है वो भारत की ओर आता है, और भारत के बॉर्डर से सिंध तक आता है, पाकिस्तान का जो इलाका है, और उसके बाद जो है वो वापस चला जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई इंडिया में आने की। अ क्लोज़र लुक, वज्जी कहाँ पे है? फिर से जो है मैप पे आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैप में खूब आती हैं एग्ज़ाम में, मैप पे लोकेट करने के लिए। तो वज्जी कहाँ पे है? ये देखिए राजगृह, उसके ठीक ऊपर पटना, और ये हो गया वज्जी साम्राज्य। ठीक है, तो अब हम वज्जी की कहानी आते हैं। तो मगध जो है वो एक राजशाही सिस्टम है जहाँ पे एक राजा सिस्टम काम कर रहा है। वज्जी में डेमोक्रेसी है, इसकी कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, यहाँ पर जो है गण या संघ सिस्टम था। संघ मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम था। यहाँ पे क्या था, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये आज की डेमोक्रेसी नहीं थी जहाँ पर हर किसी को वोटिंग का राइट हो। यहाँ पर जो रूरल एलिट थे वो उन एलिट्स को वोटिंग राइट थी। मतलब जो दास थे, जो वेमेंस थी, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया, लेकिन जो वहाँ के एलिट्स थे, जो रिच और पावरफुल फैमिलीज़ के लोग थे, वो लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते थे, मिलजुल करके पूजा करते थे, मिलजुल करके असेंबली में अपना काम करते थे।
और हर काम हर डिसीजन जो है उनका डिबेट और डिस्कशन के बाद होता था। जब कहीं भी उनको अटैक करना है या कहीं बाहर से अटैक होता था तो वहाँ पर एक मीटिंग होती थी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अगेन विमेंस, दास और कर्म जो कम्मकारा जो वर्कर्स थे उनको जो है इस तरह की मीटिंग्स में अलाउ करने को नहीं दिया गया। इवन कि जो बुद्ध हैं, जो महावीर हैं, ये लोग भी जो है इसी तरह के गण और संघ को बिलोंग करते थे। ये लोग भी जो है संघ सिस्टम से थे, ये लोग राजशाही वाले नहीं थे। राजा कह दिया जाता है कि राजा के बेटे थे, बट बेसिकली इनका भी जो फैमिली थी वो एक संघात्मक सिस्टम में था, ना कि जो है प्योर राजशाही सिस्टम में। अब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है बुद्धिस्ट बुक में जिसमें कहा जाता है कि अजातशत्रु, सत्तु नाम लिखा हुआ है क्योंकि यह पाली लैंग्वेज में है। तो अजातशत्रु जो कि मगध का राजा था और उसने सोचा कि हमको वज्जी पर अटैक करके इसको अपने कब्जे में लेना है। ठीक है, अजातशत्रु कौन? मगध का राजा। उसने डिसाइड किया कि हमको वज्जी कब्जे में लेना है। लेकिन समस्या क्या थी? वज्जी बहुत पावरफुल राज्य था और इसकी सीधे हिम्मत नहीं हुई कि हम इस पर कब्जा करें तो करें कैसे। तो उसने अपने मंत्री वत्सकार इसको भेजा बुद्ध के पास कि बुद्ध जी आप हमको जो है बताइए कि कैसे जो है हम इन पर कब्जा करें। ठीक है, हमको जो है जीतना है तो हम इन पर कैसे कब्जा करें। बुद्ध ने वज्जी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया। कहा कि वज्जी को आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या रूल्स थे? पहला, दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, जब तक उनकी असेंबली ठीक ठाक चलती रहेगी। सेकेंड थिंग, व्हेन दे ईट एंड एक्ट टुगेदर, जब तक वो मिलजुल करके काम करेंगे। दे फॉलो एस्टैब्लिश्ड रूल, जब तक वो रूल्स फॉलो करेंगे। दे रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक वो अपने एल्डर्स का सम्मान करेंगे। वज्जे विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, जब तक उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी नहीं होगी। चैत्याज, लोकल शरीन वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, जब तक उनके जो है जो धार्मिक प्लेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वाइज सेंट, उनका जब तक सम्मान रहेगा तब तक आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसने कुछ बातें कही, बुद्ध ने कहा कि जब तक वो लोग अच्छे से मीटिंग करते रहेंगे, जब तक जो है उनके अच्छे से डिस्कशन चलेंगे, जब तक उनका रूल्स फॉलो होगा, जब तक उनके जो विद्वान लोगों का सम्मान होगा, जब तक उनकी महिलाओं की सुरक्षा रहेगी, तब तक जो है आप उस इलाके को नहीं जीत सकते हो। तो फिर ये बात जो है अजातशत्रु को समझ में आ गई। उसने क्या किया, इमीडिएट अपने मंत्री को भेजा और वहाँ के नेताओं में फूट पड़वा दी। सारे नेता आपस में ही झगड़ा करने लगे और हुआ ये कि जब अजातशत्रु ने अटैक किया तो ये लोग जो है बजाय अजातशत्रु से लड़ने के, ये आपस में ही लड़ते रह गए और अजातशत्रु ने इन पर कब्जा कर लिया। ये कहानी तब के लिए भी सही थी जो बुद्ध की बातें हैं, और आज के लिए भी सही है कि कोई भी देश, खासकर लोकतांत्रिक हो, वो तभी ग्रो कर सकता है जब उनके भीतर यूनिटी हो, लोगों की रिस्पेक्ट हो, लोग कानूनों का सम्मान करें और धार्मिक प्लेसेस से छेड़छाड़ न हो। ये जो है बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कही थी और आज भी बुद्ध की ये बातें आज भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पर लागू होती है। अगेन धीरे धीरे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थे वो सारे ख़त्म होते चले गए और जो राजशाही थी वो कंटिन्यू कर गई, क्योंकि राजा एक आदमी होता था, डिसीजन लेना फास्ट था, डेमोक्रेसी में डिस्कशन के कारण जो है टाइम लगता था। खैर, तो जो पावरफुल राजाओं के जो राजा थे उन्होंने इन संघों को बहुत तेज़ी से जीत लिया और जो है जो लगभग 1500 साल पहले तक सारे के सारे गण संघ जो है ख़त्म हो गए और जो है कोई भी संघ बचा नहीं। अगेन छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ग्रीस और एथेंस का। लगभग 2500 साल पहले वहाँ पर भी जो है, जैसे इंडिया था, इंडिया में रिपब्लिक्स थे, वैसे वहाँ पर भी जो है रिपब्लिक सिस्टम था। तो वहाँ पर ऑल फ्री मैन, वो लोग जो कि स्लेव्स नहीं हैं, उनको 30 साल से ऊपर की एज है, उनको सिटीजन माना जाता है। अगेन विमेन को नहीं मान रहे और जो है जो स्लेव्स हैं उनको नहीं मान रहे। वहाँ पर भी असेंबली होती थी और जो कि साल में 40 बार होती थी, जो कि डिसीजन लेते थे। सारे सिटीजन जो है इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे और इस तरह से उनका काम होता था। जो भी पोजीशन होती थी, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे कि कौन जो है किस किस पोस्ट को संभालेगा, उसके लिए वो लॉटरी करते थे और लॉटरी करके जो है वो डिसाइड करते थे कैसे काम होगा। ठीक है, जो भी सिटीजन्स थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप आर्मी और नेवी में पार्टिसिपेट करेंगे। अगेन विमेन को जो सिटीजनशिप नहीं माना जाता था, जो फॉरेनर्स थे
जो कि एथेंस में काम कर रहे थे, मर्चेंट्स, क्राफ्ट वर्कर्स, उनको भी जो है सिटीजनशिप के राइट नहीं दिए जाते थे, और वहाँ और हज़ारों साल तक उनके यहाँ भी स्लेव्स चले थे। तो ये पुराने दौर की डेमोक्रेसी थी, आज के दौर में इनको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, बट उस दौर के हिसाब से ये एक तरह की डेमोक्रेसी ही थी। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपका दिन